Good morning, student. Today my topic is maladaptive behavior of individual and groups, stress, crisis and disasters. So firstly, we see the homeostatics. So homeostatics क्या होता है? All living organisms have a tendency to maintain themselves in a state of relative constancy called as homeostatics. हमारे या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जितनी भी स्टेट होती है, रिलेटिवली कॉन्स्टेंसी की जितनी भी स्टेट होती है उसको वो मेंटेन करे, उसे हम बोलते हैं होम्योस्टैटिक्स. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस होता है या फिर वो चेंजेस या तो इंटरनली हो सकता है या एक्सटर्नली हो सकता है, अब वो चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी है उसमें कोई भी अफेक्ट ना हो और हमारी बॉडी इजीली उसे कॉप अप करके या उसमें एडॉप्ट होके हेल्दी रहे. हमेशा हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, कुछ भी चेंजेस आए बट हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस ना हो, वो हमेशा हेल्दी रहे. डैट इज़ ए होम्योस्टैटिक्स. ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर ये टेंडेंसी होती है. नेक्स्ट इज एडॉप्टेशन. एडॉप्टेशन ऑकर व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू दिस होम्योस्टैटिक्स. एडॉप्टेशन कब होती है या एडॉप्टेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब हम किसी इन्वायरमेंट में या किसी सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, डैट इज़ ए एडॉप्टेशन. एडॉप्टेशन कब होता है? जब जो होम्योस्टैटिक की प्रोसेस होती है उस पर कोई भी खतरा आता है, जब उस पर कोई भी थ्रेट आता है तो एडॉप्टेशन होता है. मीन्स अगर कोई सिचुएशन है जिसमें हमें कॉप अप करना है या उस सिचुएशन में हमें एडॉप्ट होना है, तो उस सिचुएशन में एडॉप्ट होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंजेस होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में भी अफेक्टेड होगा और जो हमारी हेल्दी स्टेट होगी हमारी बॉडी की, वो भी अफेक्टेड होगी. तो जब एडॉप्टेशन की प्रोसेस होती है तो होम्योस्टैटिक की जो प्रोसेस होती है उसमें भी क्या होता है, एक खतरा होता है उस पर. क्योंकि एडॉप्टेशन के कारण हमारी जो बॉडी है उसमें कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो इलनेस से सफ़र कर सकती है. Adaptive response occur when a stimuli from the external or internal environment causes a rupture from the balanced state of organism. Adaptation response कब occur होता है? जब स्टिमुलस मीन्स कि जो क्या करते हैं, जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलस करते हैं या उसे स्टिमुलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस. जब वो स्टिमुलस या तो एक्सटर्नल हो सकते हैं या इंटरनल इन्वायरमेंट के स्टिमुलस होते हैं, तो वो क्या कॉज करते हैं कि चेंजेस हमारी बॉडी में एक चेंजेस कॉज करते हैं. अगर एडॉप्टेशन की प्रोसेस होती है तो जो स्टिमुलस है वो या तो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है या इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, चेंजेस होते हैं. अगर हम उस इन्वायरमेंट में एडॉप्ट कर लेते हैं या फिर हमारे अंदर जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है एडॉप्टेशन में, तो उसे हम कॉप अप कर लेते हैं, तो हम इजीली उस इन्वायरमेंट में एडॉप्ट हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप एडॉप्टेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द ग्रुप मेंटेन अ बैलेंस सो दैट इट कैन बी प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेंबर्स. ग्रुप एडॉप्टेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो मेंटेन करके रखे, एक बैलेंस को मेंटेन करके रखे. अगर जो ग्रुप्स है या ग्रुप जो मेंबर हैं अगर वो एक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो उसको प्रमोट कर सकते हैं, या फिर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को भी प्रमोट कर सकते हैं. सो डैट इज़ ए ग्रुप एडॉप्टेशन. Now next is, for group to adopt successfully there must be. ग्रुप को एडॉप्ट होने के लिए या एडॉप्टेशन की जो प्रोसेस है उसको सक्सेसफुली करने के लिए
कुछ क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर किसी पर्सन के पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं तो वो इजीली उस इन्वायरमेंट में या लोगों के साथ इजीली अडॉप्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है तो भी हम इजीली जो एडॉप्टेशन की प्रोसेस है उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडिक्यूट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को एडिक्यूट जो रिसोर्सेस होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो इजीली अवेलेबल उनके लिए होना चाहिए। अगर रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल हैं तो भी एडॉप्टेशन की जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ स्ट्रेसर। अगर किसी पर्सन के पास स्ट्रेसर की कंडीशन मीन्स स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो स्ट्रेस कौन कौन से जो स्ट्रेसर हैं वो कॉज कर रहे हैं, तो प्रीवियसली अगर एक्सपीरियंस्ड है कि हम उन स्ट्रेसर से कैसे फाइट कर सकते हैं तो हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? द वर्ड स्ट्रेस वॉज derived from the Latin words strangers which means to draw tight. That means कि जो स्ट्रेसर है वो एक लेटिन वर्ड से आया हुआ है। लेटिन वर्ड्स में स्ट्रेस को हम स्ट्रेंजर्स बोलते हैं जिसका मीन्स होता है टू ड्रॉ टाइट, मीन्स हमें परेशान करना। स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो क्या होते हैं, हम परेशान होते हैं। तो स्ट्रेस का मीन्स यही होता है कि जो स्ट्रेंजर बर्ड होता है वो लेटिन बर्ड से आया है और उसमें मीन्स होता है टू ड्रॉ टाइट, मीन्स जो पर्सन होते हैं उसको परेशान करना। चेंज इन द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉजेज स्ट्रेस एंड an organism has to adopt to it is to survive. The stimulus preceding or precipitating the changes are called stressor. सो फर्स्टली स्ट्रेसर क्या होते हैं? जो कि प्रिसिपिटेटिंग और जो प्रीसीडिंग जो भी चेंजेस होते हैं या चेंजेस को जो ऑकर करते हैं या स्ट्रेस को जो कॉज करते हैं, दैट इज़ ए स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होते हैं? जो स्ट्रेस को कॉज करते हैं वो स्ट्रेसर होते हैं। सो स्ट्रेस की कंडीशन में मेनली क्या होता है कि जो स्ट्रेस की कंडीशन कब होती है? जब एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। अगर हम उस स्ट्रेस से कॉप अप कर लेते हैं, उससे फाइट कर लेते हैं तो हम इजीली उस सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेते हैं और उस सिचुएशन में हम या उस इन्वायरमेंट में हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमने उस स्ट्रेस से कॉप अप कर लिया है तो। नाउ नेक्स्ट इज क्राइसिस। सो क्राइसिस इज अ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अ स्ट्रेसफुल इवेंट और perceived threat. The person usual way of coping become ineffective in dealing with the threat causing anxiety. So क्राइसिस क्या होता है? अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि क्राइसिस की कंडीशन में मेनली एक ऐसी सिचुएशन होती है या एक ऐसा टाइम होता है जब कोई हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आई है या हमारे पास कोई ऐसे डेंजरस सिचुएशन आई है जो कि हमें उसको सुलझाना है। तो उसको सुलझाने के लिए एक जो पॉइंट है हम उससे कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है उससे हम कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं या हमारी जो कॉपिंग मैकेनिज्म होती है वो उस टाइम अनसक्सेसफुल हो जाती है, फेल हो जाती है, तो डैट इज़ ए क्राइसिस। क्राइसिस हमारी लाइफ में कभी भी सडनली हो सकता है। इसमें क्या होता है, क्राइसिस की कंडीशन में जो पर्सन होते हैं उसमें जो उसकी मेंटल जो भी बैलेंस होता है, उसका जो मेंटल बैलेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है
क्योंकि ये सडनली एक सिचुएशन अराइज हुई है जिसमें कि हमारा जो क्या है, हेल्दी की स्टेट है या फिर जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्बेंस हो गया है। क्योंकि हम बार बार स्ट्रेस क्राइसिस की कंडीशन में हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है, और स्ट्रेस के से अगर हम कॉप अप करते हैं तो बार बार अगर हम कॉप अप कर रहे हैं लेकिन हमारी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो अनसक्सेसफुल हो जा रही है बार बार, तो जो क्राइसिस है वो कंडीशन अराइज हो सकती है, होती है। नाउ नेक्स्ट इज डिजास्टर्स। सो डिजास्टर्स इज डिफाइंड बाय द WHO। WHO के अकॉर्डिंग डिजास्टर्स क्या होता है? अ सीवियर डिसरप्शन इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल विच ग्रेटली एग्जिस्ट द coping capacity of the effective community. It can be natural and man-made. Psychological reaction may be either adaptive or maladaptive. So disaster क्या होता है? आपदा, एक ऐसी कंडीशन जो कि क्या है, एक सीवियर डिसरप्शन है। डिजास्टर क्या होता है? एक सीवियर डिसरप्शन होता है जो कि इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल होता है। देन इसमें क्या होता है, हमारी जो कॉपिंग कैपेसिटी होती है, हम उस डिजास्टर से फाइट करते हैं। देन हमारी जो कॉपिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बार बार कॉप अप करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो डिजास्टर की वजह से क्या है, जो कम्युनिटी है वो अफेक्टेड होती है। अगर एग्जांपल के लिए डिजास्टर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ मैन मेड डिजास्टर और सेकेंड इज़ नेचुरल डिजास्टर्स। सो नेचुरल डिजास्टर का एग्जांपल है अर्थक्वेक, है ना, भूकंप। जब भूकंप आता है तो सडनली क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं या फिर जहाँ पर हम रह रहे हैं तो वो सारी अगर स्पॉइल हो जाती है, पूरी की पूरी वो जगह है वो ख़राब हो जाती है, या हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन अराइज होती है उस कंडीशन में। सो डिजास्टर की कंडीशन में क्या होता है कि जो कम्युनिटी है वो भी अफेक्टेड होती है। अगर डिजास्टर के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो वर्क करती है और उस स्ट्रेस को या उस एंजाइटी को कम करती है, तो हम इजीली अगर उसे कॉप अप कर लेते हैं तो हम डिजास्टर से इजीली फाइट कर सकते हैं और उस इन्वायरमेंट में फिर से एडॉप्ट कर लेते हैं। बट इन केस अगर हम डिजास्टर के बाद उस स्ट्रेस से कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कॉपिंग मैकेनिज्म बार बार यूज़ होके अनसक्सेसफुल हो जा रही है, तो उस वजह से क्या होगा, एक माल एडॉप्टिव की कंडीशन आएगी। हम उस सिचुएशन में या हम उस इन्वायरमेंट में एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इटियोलॉजी। सो इटियोलॉजी के अंदर है बायो साइकोसोशियल फैक्टर्स। सो प्रीवियसली cause of mental illness was explained through humoral, demonic and physical theories. Previously means पहले जो मेंटल इलनेस थी उसको एक्सप्लेन किया गया था किसके थ्रू, ह्यूमरल के थ्रू, डेमोनिक के थ्रू, और जो फिजिकल थ्योरीज होती है उसके थ्रू पहले ऐसे डिफाइन किया गया था या एक्सप्लेन किया गया था। बट हाउएवर over the last few decades, a number of theories has been elaborated to explain psychiatric disorder on a scientific basis. But अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है, लास्ट फ्यू डिकेड्स से जो थ्योरीज़ हैं, पहले जो थ्योरीज़ अप्लाई हो रही थी उन थ्योरी को चेंज करके कुछ दूसरी थ्योरी को अप्लाई किया गया है जो कि साइंटिफिकली बेसिस है। जो पहले थ्योरी यूज़ की जाती थी वो कैसी होती थी, साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, तो उन थ्योरी को चेंजेस करके साइंटिफिक थ्योरी जो कि साइंटिफिक बेसिस हैं उन थ्योरी को अप्लाई किया गया। सो सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक थ्योरीज। सो इसमें क्या बताया है कि बहुत सारी जो थ्योरीज होती हैं जो कि हमारी इटियोलॉजी, मेनली इटियोलॉजी क्या होता है, कॉजेस। सो कॉजेस किसके लिए, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या कॉजेज हैं, दैट इज़ ए इटियोलॉजी की क्या क्या या किस किस वजह से वो जो कंडीशन है वो हमारी बॉडी में अराइज हो रही है।
सो इन थ्योरी को अलग अलग तरीके से बताया गया है, या बहुत सारी थ्योरीज प्रूफ की गई हैं। सो फर्स्ट इज जेनेटिक थ्योरी, नेक्स्ट इज बायोकेमिकल थ्योरी, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल थ्योरी, और नेक्स्ट बताया है बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थ्योरी। नाउ नेक्स्ट इज सोशियल थ्योरीज। सो ये थ्योरीज के अकॉर्डिंग मैनली ये बताया है कि जो इटियोलॉजी होती है या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी जो इटियोलॉजी है तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। सो फर्स्टली वी सी अबाउट द जेनेटिक थ्योरी, जेनेटिक और बायोलॉजिकल थ्योरी। सो बायोलॉजिकल थ्योरीज कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है या कौन सी थ्योरी पे वर्क करती है। इसमें क्या होता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। मीन्स जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो जेनेटिक और बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जितने भी, वो या तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं या उनसे रिलेटेड होते हैं। सो जेनेटिक थ्योरी में मेनली क्या क्या आते हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स कि जो हमारी जो स्टेट बाय स्टेट एक हेरिडिटी मीन्स जो कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ ए हेरिडिटी। नेक्स्ट इज एंडोक्राइनल फैक्टर। एंडोक्राइनल फैक्टर्स मीन्स कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है तो उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक फैक्टर। मेटाबॉलिक फैक्टर में मेनली क्या आता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, अगर उसमें कोई भी अल्टरेशन आता है तो हमारे बॉडी के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़। जो केमिकल्स होते हैं हमारे अंदर, जो भी बायोकेमिकल्स होते हैं हमारे अंदर, अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आएगी, या तो वो एक्सेसिव सिक्रीट होंगे या फिर अगर वो कम सिक्रीट होते हैं, तो केमिकल्स उनकी वजह से भी उनका जो बैलेंस है अगर वो डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो कॉज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फिज़िकल डिफेक्ट। फिज़िकल डिफेक्ट्स के कारण भी जो क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। अगर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है तो उसके कारण भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रोनिक फिज़िकल इलनेस। अगर किसी पर्सन के अंदर बहुत टाइम से एक फिज़िकल इलनेस है या वो किसी फिज़िकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसकी वजह से भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो कॉज हो सकते हैं। ये हमारी जेनेटिक और बायोकेमिकल थ्योरीज थी। तो इसमें क्या क्या बताया गया है मेनली कि जो जेनेटिक होते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं। सॉरी। नाउ नेक्स्ट जो थ्योरीज बताई गई है वो थ्योरीज हैं हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज। सो साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर मेनली 2 थ्योरीज आती है। फर्स्ट इज साइकोसेक्सुअल थ्योरी और सेकेंड वन इज साइकोसोशियल थ्योरी। सो साइकोसोशियल थ्योरी एंड साइकोडायनामिक थ्योरीज ये किसने दी थी मेनली, जो सिगमंड फ्रॉइड जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये थ्योरी को एस्टेब्लिश किया था। साइकोडायनामिक थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो पर्सन होते हैं या जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है तो वो किससे डिसाइड करते हैं या कैसे होता है, जो उनके अंदर की अनकॉन्शियस जो डिज़ायरनेस होती है, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, अनकॉन्शियसली जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी जो डिज़ायरनेस होती है उससे रिलेटेड होता है। साइकोडायनामिक थ्योरी में ये बताया गया है। और क्या बताया गया है, जो सिगमंड फ्रॉइड हैं उन्होंने ये बताया है कि जो पर्सन होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है, जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, या फिर उनने बताया है कि कुछ स्टेजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो पर्सन है
उसकी जो डेवलपमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर किसी भी जो स्टेज है उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। इनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेज बताई है इन्होंने? फर्स्ट इज ओरल स्टेज, सेकेंड इज एनल स्टेज, थर्ड इज फैलिक स्टेज और फोर्थ इज लेटेंसी, देन फिफ्थ इज जेनाइटल स्टेज। आई होप ये आप पहले ही साइको एनालिटिक थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, सो यहाँ पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी हम मेनली जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है उसमें वो पढ़ रहे हैं, तो अगर इन स्टेजेस में जो पर्सन है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है तो उसकी वजह से भी वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है। नाउ नेक्स्ट थ्योरी दैट इज़ ए सोशल थ्योरी या फिर साइकोसोशियल थ्योरी। सो साइकोसोशियल थ्योरी किसने दी थी? एरिक्सन जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये साइकोसोशियल थ्योरी दी थी। साइकोसोशियल थ्योरी में क्या बताया गया है? जो पर्सन होते हैं तो उनके जो भी डेवलपमेंट होती है, उनकी जो भी डेवलपमेंट होती है वो जो उनका सोशल इंटरेक्शन होता है उससे रिलेटेड होती है या उससे जुड़ी हुई होती है। मीन्स अगर कोई पर्सन है तो वो सोशल इंटरेक्शन कितना है या कैसी सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहा है, किस सोसाइटी में वो रह रहा है, उससे रिलेटेड होती है। मीन्स ये सोसाइटी से रिलेटेड होती है हमारी। इसमें भी मेनली इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नाउ सेकंड जो है वो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देन फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिफ्थ इज आइडेंटिफाई वर्सेस कंफ्यूजन। देन सिक्स इज इंटीमेटी वर्सेस आइसोलेशन। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पैरिटी। ये सारी अलग अलग इन्होंने क्या बताई है कि कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजों से होते हुए ही किसी पर्सन की डेवलपमेंट होती है या वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी में वो डिफ़र करती है। अगर उनका जो सोशल इंटरेक्शन है किसी पर्सन का वो उसमें डिस्टर्बेंस होता है या जो स्टेजेस हैं अगर वो प्रॉपर स्टेजेस उसके पर्सन के अंदर नहीं आती है तो उसकी वजह से भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो उससे सफ़र कर सकता है। मेनली ये सारी जो थ्योरीज़ हैं वो थ्योरीज़ के अंदर यही बताया गया है कि जो भी हमारे जितने भी अगर हम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं तो कैसे हम उस मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, दैट इज़ ए पॉइंट। नेक्स्ट, causes of mental illness can be chronological divided into 3 types. So according to क्रोनोलॉजिकल के अकॉर्डिंग जो मेंटल इलनेस के कॉजेज़ होते हैं या मेंटल इलनेस की जो इटियोलॉजी होती है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, सेकेंड इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, देन थर्ड इज पर्टिप्यूटिंग फैक्टर्स। फर्स्टली we see the predisposing factors. Mainly predisposing, pre means क्या होता है पहले, predisposing factors means क्या होगा कि पहले these occur before the onset of disease or before psychopathology have appeared. predisposing factors कब occur होते हैं? जब बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसीज़ होने के पहले ही ये फैक्टर जो हैं वो ऑकर होते हैं या फिर एराइज होते हैं। और साइकोपैथोलॉजी मीन साइको रिलेटेड टू साइकेट्री, देन पैथोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ द पैथोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द डिसीज़ व्हाट इज चेंजेस इन आवर बॉडी। डैट मीन्स कि जो साइकेट्री डिसऑर्डर्स होते हैं तो जो भी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, डैट इज़ ए साइकोपैथोलॉजी। तो
बिफोर साइकोपैथोलॉजी अपीयर होने से पहले ही ये जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो वर्क करते हैं। नाउ जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कैसे होते हैं, सस्पेक्टिबिलिटीज़ होते हैं, सस्पेक्टिबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। मीन्स किसी डिसऑर्डर्स को होने के लिए वो ससेप्टिबिलिटीज़ जो होती है पर्सन की उसे बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पेशेंट है जो कि हिस्टेरियोनिक पर्सनालिटी वाला अगर कोई पेशेंट है तो उसको उसकी ससेप्टिबिलिटीज़ होती है कि वो जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है या ससेप्टिबल होता है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन फ्यूचर जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको सफ़र कर सकता है। सो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर जो हिस्टीरिया होता है उसे होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में कोई पर्सन है जो कि ससेप्टिबल्स होता है, किसी चीज़ को होने के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल्स होता है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, मेनली जेनेटिक फैक्टर्स आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर इवेंट्स दैट ऑकर शॉर्टली बिफोर the onset of disorders and appear to have induced it. That means कि precipitating factors ऐसे factors होते हैं जो mental disturbance या mental disorders होने के थोड़े पहले ही क्या होते हैं, arise होते हैं। कब occur होते हैं ये, mental disorders होने के just पहले, थोड़े पहले ही ये arise होते हैं और ये जो डिसीज़ होती है उसकी जो ऑक्यूरेंस होती है उसकी रेट को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज़ कर देते हैं। ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ये हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स ये हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पर्टिब्यूटिंग फैक्टर्स। पर्टिब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर फैक्टर दैट प्रोलॉन्ग the course of disorders after it has to be provoked. It is extremely vital to consider these factors while planning treatment. ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोलॉन्ग द कोर्स ऑफ डिसऑर्डर्स, जो डिसऑर्डर्स हैं उसके होने के बाद ये फैक्टर्स अराइज होते हैं। जब डिसऑर्डर्स किसी पर्सन को हो गया है उसके बाद जो फैक्टर्स हैं वो प्रोवोक होते हैं और जब वो अराइज होते हैं, दैट इज़ ए पर्टिब्यूटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ए साइकोपैथोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। साइकोपैथोलॉजी क्या होता है, साइको रिफर्स टू साइकेट्री, देन पैथोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ डिसीज which changes in our body. Meaning of psychopathology. Psychopathology is a systemic study of abnormal experience, cognition and behavior. It involves the observation and categorization of abnormal physics event, internal experience of the patient and his consequent behavior. साइकोपैथोलॉजी क्या होता है, एक सिस्टमिक स्टडी होती है, किसकी स्टडी, एबनॉर्मल एक्सपीरियंस की, उसके कॉग्निशन की और उसके बिहेवियर की एक स्टडी होती है, जिसमें हम क्या पता करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है या उस कंडीशन से वो सफ़र कर रहा है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ ए साइकोपैथोलॉजी। इट इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ एबनॉर्मल फिजिकल इवेंट्स। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्जर्वेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ एबनॉर्मल साइकिक इवेंट, जो साइकिक इवेंट्स होते हैं उसका ऑब्जर्वेशन होता है और उसको कैटेगरीज वाइज से डिवाइड किया जाता है। इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ द पेशेंट एंड हिज कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर, जो पेशेंट का इंटरनल एक्सपीरियंस होता है और उसका जो कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर होता है उसको इन्वॉल्व किया गया है साइकोपैथोलॉजी में।
डिसऑर्डर्स में बी ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ पर्सनालिटी, एक्टिविटी, परसेप्शन, थिंकिंग, अफेक्ट, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी एंड स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस किस कंडीशन की वजह से हो सकते हैं? या तो जो पर्सन है उसकी पर्सनालिटी में कोई डिसऑर्डर्स है, या उसकी जो एक्टिविटी है तो उसका डिसऑर्डर्स है, उसके पास कोई परसेप्शन डिसऑर्डर्स है, कोई थिंकिंग डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है, या फिर अफेक्ट डिसऑर्डर है, अटेंशन डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर है, मेमोरी डिसऑर्डर है, या फिर स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस है उसके ब्रेन में। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं मेनली वो उसकी वजह से उस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो साइकोपैथोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो पर्सन है जो कि मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो वो जब वो सफ़र कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, या फिर उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं।